चलिए बेटा, हमने लास्ट क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट करा था जिसका नाम था बेटा लेबर या फिर एम्प्लॉय कॉस्टिंग। इसमें बेटा हमने देखा था कि मीनिंग ऑफ लेबर या फिर एम्प्लॉय क्या होता है, और हमने देखा था टाइप्स ऑफ लेबर। दो ही चीज़ों पे हमने डिस्कशन करा था। मैंने बेटा लेबर का या एम्प्लॉय का क्या मीनिंग बताया था। हर कोई वो इंसान जो एक ऑर्गेनाइजेशन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हें उस ऑर्गेनाइजेशन का लेबर या फिर एम्प्लॉय कहा जाएगा। फिर मैंने बताया था ये पार्टिसिपेशन दो तरीके से होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें हम डायरेक्ट वर्कर बोलते हैं, और जो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें हम इनडायरेक्ट वर्कर बोलेंगे। और मैंने आपको इनके कुछ एग्जाम्पल भी लिखवा दिए थे। चलिए इसके आगे से बेटा कंटिन्यू कर रहे हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है बेटा एबीसी लिमिटेड। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है बेटा हमारी एबीसी लिमिटेड। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में बेटा इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हमारे डायरेक्ट वर्कर काम कर रहे हैं और कुछ बेटा हमारे इनडायरेक्ट वर्कर्स काम कर रहे हैं। अब बेटा कोई भी वर्कर हो, चाहे वो डायरेक्ट वर्कर हो चाहे वो इनडायरेक्ट वर्कर हो, वो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, दोनों टाइप के वर्कर। तो आप मुझे बताओ बेटा, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो कंपनी से अपनी वेजेस, रेम्युनरेशन, सैलरी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? मांगेंगे। यहां पे बेटा सेम चीज जैसे मैंने आपको बताया था, लेबर और एम्प्लॉय के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैंने बताया था क्योंकि हमारी जो कॉस्ट अकाउंटिंग है बेटा उसका जन्म हुआ था 18वीं सेंचुरी के अंदर, और उस टाइम पे बेटा क्या था, हमारी इंग्लिश इतनी एडवांस नहीं थी, और हो सकता था कि एम्प्लॉय वर्ड उस टाइम पे एग्जिस्ट ही ना करता हो, बट रियलिटी में एम्प्लॉय वर्ड एग्जिस्ट करता था, बट उसके पास पॉपुलैरिटी नहीं थी। सेम चीज बेटा आज मुझे बताओ, ये जो वर्कर काम कर रहे हैं कंपनी में, तो ये अपने एफर्ट के बदले कंपनी से क्या मांगेंगे? सैलरी। लेकिन बेटा सैलरी से पहले एक वर्ड आया था वेजेस। तो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग का जब जन्म हुआ था ना, तो पॉपुलैरिटी किसके पास थी बेटा? वेजेस के पास। इसलिए यहां पे आज भी टर्म क्या यूज होता है बेटा? वेजेस यूज होगा। तो मेरा कहने का मतलब बेटा सिर्फ ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ये दोनों टाइप के वर्कर, डायरेक्ट वर्कर, इनडायरेक्ट वर्कर काम कर रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद ये कंपनी से अपने एफर्ट के बदले क्या मांगेंगे? वेजेस मांगेंगे। अब इनके वेजेस, इन दोनों के वेजेस जो कंपनी को पे करना है, पहले कंपनी इस वेजेस का क्या करेगी? कंपुटेशन करेगी। कंपुटेशन कि डायरेक्ट में अगर कोई वर्कर है उसका वेजेस कितना बनता है, इनडायरेक्ट वर्कर का वेजेस कितना बनता है। जैसे ही आप बेटा सीएम में बने, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा, और एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद से 1 मंथ के बाद आपको क्या मिलता है? सैलरी, जिसे हमने यहां पे नाम दे दिया बेटा वेजेस। तो पहले आपका सैलरी बनाया जाता है कि अगर कहीं आपने छुट्टी करी है तो उसका कट करके आपका कितना सैलरी बनता है। तो पहले वेजेस और सैलरी का क्या होता है बेटा? कंपुटेशन होगा। तो जब भी कंपनी को अपने डायरेक्ट वर्कर को, या मैं बोलूं इनडायरेक्ट वर्कर को, वेजेस का पेमेंट करना है, तो पहले कंपनी क्या करेगी बेटा? इसका कंपुटेशन। फिर कंपनी जो कंप्यूटेड अमाउंट आएगा उसे अपने वर्कर्स को क्या करेगी? पे करेगी। और पे करने के बाद उसको कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करेगी? रिकॉर्ड करेगी। रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है बेटा? ट्रीटमेंट ऑफ वेजेस। क्या कहलाएगा बेटा? ट्रीटमेंट ऑफ वेजेस। कि कंपनी ने
जो अपने वर्कर को वेजेस पे कराए, आप मुझे बताओ बेटा, एक कंपनी अपने वर्कर को वेजेस दे रही है, तो वो वेजेस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो बेटा, कंपनी के लिए कॉस्ट एक्सपेंस है या नहीं है? है। तो कंपनी ने कॉस्ट इंकर्ड करा, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर उसकी रिकॉर्डिंग होगी या नहीं होगी? होगी। तो वो रिकॉर्डिंग कैसे होगी, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, हमें उसे भी पढ़ना होगा। तो अब हमारे पास बेटा आज की क्लास का जो पहला टॉपिक आ रहे हैं वो यही है कि हमारे को वर्कर को क्या देना होगा बेटा, वेजिस। अब वेजिस में दो चीजें आएंगी, एक कंप्यूटेशन ऑफ वेजिस और दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ वेजिस। यहां तक समझ में आया? पहले क्या पढ़ना चाहिए, कंप्यूटेशन या ट्रीटमेंट? सर कंप्यूटेशन, लेकिन पहले पढ़ाऊंगा बेटा मैं क्या, ट्रीटमेंट। आपको पहले आपको पढ़ाऊंगा क्या बेटा, ट्रीटमेंट। क्यों पढ़ाएंगे, उसका रीजन जब ट्रीटमेंट ऑफ वेजेस पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि मैंने कंप्यूटेशन से पहले ट्रीटमेंट क्यों पढ़ाया। आइए बेटा स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास का पहला टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ वेजेस। ट्रीटमेंट ऑफ वेजेस। कंपनी वेजेस बेटा दो तरह के वर्कर को पे करती है, डायरेक्ट वर्कर और इनडायरेक्ट वर्कर। डायरेक्ट वर्कर और इनडायरेक्ट वर्कर। यहां लिखा बेटा हमने वेजेस पेड टू दी डायरेक्ट वर्कर्स आर termed as डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ध्यान से देखो बेटा, कंपनी ने वेजेस पे करे हैं किसको बेटा, डायरेक्ट वर्कर को। वेजेस पे करना कंपनी के लिए क्या है बेटा, कॉस्ट है। कंपनी ने ये कॉस्ट इंकर्ड करी है किसके लिए बेटा, डायरेक्ट वर्कर के लिए, तो इसको वो रिकॉर्ड करेगी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के नाम से। तो जो भी वो पे कर रही है बेटा, वेजेस पे टू द डायरेक्ट वर्कर आर कॉल्ड एज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड फॉर्म द पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा कि जो भी डायरेक्ट लेबर को हम पेमेंट करते हैं बेटा, वो प्राइम कॉस्ट का जाके पार्ट बन जाती है। अब बेटा जो भी वेजेस कंपनी पे कर रही है इनडायरेक्ट वर्कर को, वेजेस पेड टू दी indirect worker are termed as indirect labor cost। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। देखो वेजेस पे करना क्या है बेटा, कॉस्ट है। अगर ये कॉस्ट इंकर्ड करी है डायरेक्ट वर्कर के ऊपर तो ये रिकॉर्ड होगी, डिनोट की जाएगी बेटा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट से। और यही अगर इनडायरेक्ट वर्कर के ऊपर वेजेस पे करा है मतलब कॉस्ट लगाई है तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर को वेजेस दिया, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, क्योंकि वेजेस पे करना क्या है, कॉस्ट है। डायरेक्ट लेबर को पे करा, डायरेक्ट वर्कर क्या होते हैं, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर को दिया तो रिकॉर्डिंग किस नाम से होगी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इनडायरेक्ट लेबर को दिया तो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। आगे लिखो बेटा एंड considered as overhead, considered as overheads।
अब बेटा इनडायरेक्ट वर्कर को जो भी हम पे करते हैं, आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा कॉस्ट शीट में, वो कहां जाता है? ओवरहेड के अंदर। अब मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, डायरेक्ट लेबर को जो भी पे करा प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, इनडायरेक्ट लेबर को जो भी पे करा वो ओवरहेड का पार्ट है। आप मुझे बताओ बेटा इनडायरेक्ट वर्कर कौन होता है बेटा? सर ये सर सीएम में हम लोग ही हैं, सीएम में सीए सीएस ये सब चीजें। और डायरेक्ट वर्कर कौन होता है? सर वो मैकेनिक, अगर एक्टिवा की बात करें हम, अगर हम होंडा कंपनी की बात करें तो होंडा कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में जो भी पर्सन एंगेज्ड है वो क्या है? डायरेक्ट लेबर। अब होंडा कंपनी में तो कार बन रही है, बाइक एक्टिवा, ये लोग कौन बनाता है बेटा? मैकेनिकल लोग। तो बेटा एक है मैकेनिक और एक हो आप सभी प्रोफेशनल बच्चे। अब देखो इनके वेजेस को कंपनी लेके चलेगी प्राइम कॉस्ट में, प्राइमरी बता दिया उसे कि ये क्या है हमारे प्राइमरी, और हम लोगों को उठा के कहां फेंक दिया? ओवरहेड यानी सेकेंडरी के अंदर। बोले तुम हमारे लिए क्या हो? सेकेंडरी हो, और वो मैकेनिक प्राइमरी। मतलब हम इतनी क्वालिफिकेशन लेके आए हैं, पढ़ लिख के आए हैं, हम क्या है? सेकेंडरी। कह रहे नॉट इंपॉर्टेंट, प्राइमरी लोग क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट। बोला मैकेनिक लोग डायरेक्ट लेबर क्या है? प्राइमरी है, इंपॉर्टेंट है। मतलब हम क्या है? आलतू फालतू, साइड हो जाओ, सेकेंडरी में चलो, सीएम में चल सेकेंडरी में, सीए चल उधर, डायरेक्ट वर्कर आओ भाई साहब प्राइमरी में। ऐसा भेदभाव क्यों भाई? हमें क्यों डाला गया सेकेंडरी में? उन्हें प्राइमरी में क्यों डाला गया? ऐसा भेदभाव क्यों हुआ? फाउंडेशन में पढ़ा? नहीं सर, वहां नहीं पढ़ा था हमने तो सिर्फ इतना पढ़ लिया था कि जो भी डायरेक्ट कॉस्ट होगी प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट ओवरहेड। बट ये नहीं पूछा था कि ये इनडायरेक्ट में जो हम आते हैं हमें सेकेंडरी ओवरहेड में क्यों डाला गया, इनको प्राइमरी क्यों बोला गया, प्राइम में क्यों डाला गया, ये हमें नहीं बताया गया था। चलो आज सुनना बेटा, आप होंडा कंपनी के बेटा, होंडा कंपनी के आप हो बेटा कॉस्ट अकाउंटेंट सीएम में। अगर आप किसी रीजन से एक हफ्ते की छुट्टी लेके चले जाते हो, और आपकी घर में भैया की दीदी की मैरिज है, आपने एक हफ्ते की क्या करी? छुट्टी ले ली। तो क्या अगर आप कॉस्ट अकाउंटेंट होंडा कंपनी के छुट्टी पे चले जाते हो तो क्या कंपनी का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा? नहीं। सबसे पहले चीज ये सोचो बेटा, कंपनी को ना डायरेक्ट लेबर से प्यार है ना इनडायरेक्ट लेबर से, कंपनी को प्यार है अपने प्रॉफिट से। कंपनी बनाई किसके लिए जाती है बेटा? प्रॉफिट के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? टू मैक्सिमाइज दी प्रॉफिट। कंपनी तो प्रॉफिट बनाने के लिए बनाई गई है, और कंपनी को तो भैया जहां से प्रॉफिट मिलेगा वो इंसान क्या लगेगा? कंपनी को ज्यादा प्यारा लगेगा, अच्छा लगेगा। अब जरा आप सीएम में एक हफ्ते की छुट्टी पे चले जाओ, क्या कंपनी में प्रोडक्शन बंद होगा? नहीं, प्रोडक्शन चलता रहेगा, सेल चलती रहेगी, प्रॉफिट होता रहेगा। तो आपके छुट्टी पे जाने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक हफ्ते के लिए हमारे डायरेक्ट वर्कर छुट्टी पे चला जाए तो प्रोडक्शन पे क्या होगा? इफेक्ट पड़ेगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, कम होगा सेल कम हो जाएगी, सेल कम होगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो बेटा, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप या डायरेक्ट? डायरेक्ट वाले। इसलिए कंपनी उसको क्या बोलती है? ये हमारे कौन है? प्राइमरी। और आप कौन हो बेटा? सेकेंडरी। तो आपको उठा के कहां डाला गया? ओवरहेड में, और उनको उठा के कहां रखा गया? प्राइमरी के अंदर। समझ में आया बेटा कि वो प्राइमरी क्यों है? अब हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर बेटा ओवरहेड एक पूरा सेपरेट चैप्टर ही है बेटा, ओवरहेड पूरा एक चैप्टर ही बना दिया गया। तो इसका मतलब इस चैप्टर को बनाने का पर्पस क्या था बेटा? कि ओवरहेड की मतलब ये जितने भी इनडायरेक्ट वर्कर हैं
इनका सारा डिटेल्ड डिस्कशन कहां पर होगा? ओवरहेड चैप्टर के अंदर। कहां पर होगा बेटा? ओवरहेड चैप्टर के अंदर। तो इसका मतलब अब बेटा इनडायरेक्ट वर्कर यानी आप लोग जो अपनी बात कर रहे थे बेटा, अब वो इस चैप्टर में नहीं होगी, क्योंकि आपके लिए एक सेपरेट चैप्टर बना दिया गया जिसका नाम क्या है बेटा? ओवरहेड है। तो अब ओवरहेड में चैप्टर के अंदर ये सारा डिस्कशन वहां पर होगा बेटा। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ फोकस किस पे किया गया बेटा? डायरेक्ट वर्कर के ऊपर। इस चैप्टर के अंदर फोकस किस पे किया गया बेटा? डायरेक्ट वर्कर के अंदर। अब जरा ध्यान से सोचो, इस चैप्टर को बनाने के पीछे पर्पस क्या था? डायरेक्ट वर्कर का डिटेल स्टडी करवाना आपको। ओवरहेड बनाने का पीछे क्या था? इनडायरेक्ट वर्कर की डिटेल स्टडी कराना। अब हमने चैप्टर स्टार्ट करा एम्प्लॉय या लेबर। इसमें हमें पढ़ना किसके बारे में है? डायरेक्ट वर्कर के बारे में। तो इस चैप्टर के अंदर बेटा जो कंप्यूटेशन बताई गई है ना, वो सिर्फ बताई गई है किसकी? डायरेक्ट वर्कर की। अब आप एक बात बताओ, मैं आपको ट्रीटमेंट से पहले ही पढ़ाता कंप्यूटेशन ऑफ वेजेस और सिर्फ डायरेक्ट वर्कर के सिखा देता, तो आपको बुरा लगता? हमारे सीएमए की सैलरी तो बताई नहीं सर ने, कैसे निकलेगी? बुरा लगता नहीं लगता? लगता कि सर आप तो क्या कर रहे हो, सिर्फ डायरेक्ट का पढ़ा रहे हो, इनडायरेक्ट वर्कर का नहीं पढ़ा रहे। तो उसके पीछे रीजन क्या है बेटा? इस चैप्टर के अंदर इनडायरेक्ट लेबर का कंप्यूटेशन ऑफ वेजेस गिवन नहीं है। ये चैप्टर प्योरली बेटा फोकस्ड है किसके ऊपर? डायरेक्ट वर्कर के ऊपर। तो यहां पे ट्रीटमेंट से आके हमें पता लग गया कि डायरेक्ट वर्कर को जो सैलरी मिलेगा उसे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बोलेंगे, पार्ट होगा प्राइम कॉस्ट। हमें जो वेजेस मिलता है उसको इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहा जाता है। और कहा जाता है बेटा? ओवरहेड में। और इसके लिए सेपरेट चैप्टर बनाया गया। मींस सारी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट की डिस्कशन कहां होगी बेटा? ओवरहेड चैप्टर में। इस चैप्टर के अंदर बेटा सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन किस पर होगा? डायरेक्ट वर्कर पे। तो बेटा अब हम जब कंप्यूटेशन करेंगे यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ वेजेस, तो वो सिर्फ अब किसका होगा? डायरेक्ट वर्कर का होगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? ये नोट डाउन हो गया? लिखिए, कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ वेजेस। कंप्यूटेशन ऑफ वेजेस। और बेटा ये वेजेस भी हम किसकी बात कर रहे हैं? डायरेक्ट वर्कर की। चलो अब बेटा राइटिंग रोक के पहले कुछ सुन लो और अपनी भी मुझे सुना देना, ठीक है ना? कुछ मेरी सुन लो, कुछ अपनी सुना देना। बेटा किसी भी कंपनी के अंदर मान लो बेटा ये डायरेक्ट वर्कर काम कर रहे हैं किस कंपनी में? होंडा के अंदर। अब आपको पता है बेटा किसी भी कंपनी में जब वर्कर काम करते हैं तो उसमें कुछ वर्कर तो क्या होते हैं बेटा? स्किल्ड। और कुछ क्या होते हैं? अनस्किल्ड। ये तो सभी को पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में स्किल्ड के साथ साथ अनस्किल्ड वर्कर भी होती है। तो इसका मतलब ध्यान से सुनना बेटा, ये जो होंडा कंपनी में डायरेक्ट वर्कर है, मैकेनिक है, तो कुछ वर्कर ऐसे होंगे जो ऑलरेडी एक्सपर्ट होंगे, जिन्हें क्या बोला जाएगा? स्किल्ड बोला जाएगा। वही लोग मेनली कंपनी में क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन कुछ वर्कर इनके साथ कैसे होंगे बेटा? अनस्किल्ड भी होंगे। ये दोनों वर्कर कंपनी के अंदर होते हैं। इस बात से एग्रीड हो या कोई बच्चा डिसएग्री करता है? बताइए, ऑल आर एग्रीड? चलो अब मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, मैंने बोला था ना कुछ मैं बोलूंगा कुछ आप सुनाओगे, तो अब आपकी बारी आ रही है। अनस्किल्ड वर्कर कौन होते हैं बेटा? सर जिन्हें काम की नॉलेज नहीं होती है। चलो बिल्कुल सही। हाँ ट्रेनिंग पे होगी, मतलब काम सीख नहीं आए हैं, काम करना नहीं आता। अगर काम करना आता होता तो डायरेक्टली अपॉइंटमेंट कहाँ होता? स्किल्ड में। तो अनस्किल्ड का मतलब ही है बेटा जिसे काम करना नहीं आता। मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन, ये जो अनस्किल्ड वर्कर कंपनी में है जिन्हें काम करना नहीं आता,
कंपनी इन्हें कुछ ना कुछ तो वेजेस देती होगी, जिसे स्टाइपेंड बोल दिया जाता है। बोलो देती है या नहीं देती? देती है। अब मान लो इस कंपनी में 10 ट्रेनी है, 10 अनस्किल्ड वर्कर है। एक वर्कर के ऊपर कंपनी 10,000 रुपये उसे देती है स्टाइपेंड के, तो कंपनी हर महीना अनस्किल्ड वर्कर को कितना पेमेंट कर रही है? 1,00,000 रुपए। क्या इस 1,00,000 को पे करने के बदले कंपनी को कुछ आउटपुट मिल रहा है? क्या मिल रहा है? कहां आता है इसे काम करना? उल्टा सीखने के लिए एक पर्सन और लगा रखा होगा इसके ऊपर, जो इसे सिखा रहा होगा, ट्रेनर। आगे की किसने देखी है? आगे जिंदा रहेगा नहीं रहेगा? तो 10,000 ही तो ले रही है पर मंथ। आते आते फ्यूचर तक की डिस्कशन होगी, आते हैं बेटा, थोड़ा सोचना बेटा। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये लोग, आपने बोला भी कि सर इन्हें प्रोडक्शन करना नहीं आता, मैंने नहीं बोला था, ये किसने बोला? आप सभी ने। प्रोडक्शन करना नहीं आता, ऐसे 10 लोग हैं जिनको 1,00,000 रुपए पर मंथ दे रहे हैं। तो जब प्रोडक्शन करना नहीं आता, इनसे कुछ आउटपुट कंपनी को नहीं मिल रहा, 1,00,000 रुपया हर महीने कंपनी पे कर रही है, जब इनको पेमेंट करेगी तो वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। मींस कॉस्ट 1,00,000 से बढ़ेगी, कॉस्ट का मतलब डेबिट साइड बढ़ेगा। क्या आउटपुट बनकर इन्होंने कुछ आउटपुट बनाकर सेल करा होगा? नहीं, इन्हें काम करना ही नहीं आता। क्रेडिट साइड तो बढ़ी नहीं, डेबिट साइड बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गया, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम। अब कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा? टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। और इनको अपॉइंट करने से क्या हो रहा है? प्रॉफिट कम हो रहा है, मिनिमाइज हो रहा है। फिर कंपनी इन्हें रखती क्यों है? मैं तो कहूंगा इससे अच्छा 1,00,000 रुपए खर्च करना है ना, इन 10 नलायकों की जगह 3 या 2 अच्छे स्किल्ड वर्कर लेके आ जाओ। कॉस्ट यही रहेगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन कंपनी मेरी सुनती नहीं है, कहती ना हम तो किसे रखेंगे? अनस्किल्ड वर्कर। क्यों? क्यों? गवर्नमेंट कुछ मदद नहीं करती प्राइवेट सेक्टर में। क्यों? मेरे आज तक ये मेरे को क्यों का जवाब चाहिए। मैं तो बेटा कह रहा हूं कि देखो बेटा, किसको रख लो? किसको रखो? स्किल्ड को। अरे 1,00,000 है ना, 2 या 3 वर्कर आ जाएंगे, रख लो। 2-3 स्किल्ड आएंगे, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इनको रखने से क्या फायदा है? फिर भी कंपनी इन्हें रखती है, क्या रीजन है? तो उसके लिए हेल्पर होते हैं। तो फिजिकली वर्क तो जो उसको सिखा रहे हो तब लोगे ना, पहले कुछ सिखाओगे। आपको मटेरियल चाहिए, स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, हेल्पर है ना, ला के देगा। टूल्स चाहिए, हेल्पर है, ला के देगा। अनस्किल्ड को क्यों रखा हुआ है? उसको सिखाने के लिए ट्रेनर और दे रहे हैं, तो उससे बढ़िया स्किल्ड ही रख लो ना। वो हमें क्या लेने देना? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच, कंपनी क्या कहती है? कंपनी के लिए तो भैया प्रॉफिट चाहिए। तू कहीं से भी सीख के आ, तुझे काम आता है तो पैसा ले, नहीं आता मना कर देंगे। अब देखो बेटा, सुनना सुनना, लॉजिकली सुनना बेटा, ध्यान से मेरी बातों को सुनना, बहुत अच्छा ज्ञान दे रहा हूं। ये जो स्किल्ड वर्कर है बेटा, ये मैकेनिक जो स्किल्ड है, एक्टिवा बना रहे हैं, होंडा कंपनी में कार बना रहे हैं, इन स्किल्ड वर्कर की पहले सोचो बेटा क्वालिफिकेशन क्या होगी? इनका क्वालिफिकेशन क्या होगा? ये मैक्सिमम 10th होंगे बस, मैक्सिमम, या 10th भी पास आउट नहीं होंगे। इनकी क्वालिफिकेशन इतनी होती है, क्योंकि इससे ज्यादा पढ़ जाएंगे, कॉमर्स में आने आ जाएंगे 10th के बाद, तो फिर चार्टर्ड कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं बन जाएंगे। या साइंस में चले गए, फिर तो वो क्या करेंगे? इंजीनियर बन जाएंगे, ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन जाएंगे। तो मैकेनिक का काम कौन करेगा? जो सिर्फ कहां तक पढ़ा हुआ है? 10th तक। अब जरा ध्यान से बेटा सुनना मेरी बात। मैंने आपसे क्वेश्चन करा था कि अनस्किल्ड क्यों रखती है कंपनी, वो क्वेश्चन को मैंने बेटा अभी होल्ड कर लिया है। सारे बच्चे यहां फोकस करना बेटा।
मैंने कुछ लॉजिक आपके सामने रखे कि अनस्किल्ड को रखने से कोई फायदा तो है नहीं, उसकी जगह क्या रख लो, स्किल्ड वर्कर। लेकिन कंपनी फिर भी क्या रखती है, अनस्किल्ड वर्कर। क्यों रखती है, उस चीज को मैंने अभी होल्ड कर लिया, उसका मैं आपको जवाब दूंगा। मैं आपको लेकर आ गया बेटा कहां पे, स्किल्ड वर्कर पे। मैंने आपसे पूछा इसकी क्वालिफिकेशन, आपने बोला मैक्सिमम 10th। चलो बेटा अब इसकी सैलरी की बात करते हैं। इनकी इसकी सैलरी कितनी होगी मैकेनिक की, जो 10वीं पास है या 7वीं 8वीं पास है सिर्फ, बोलो इनकी सैलरी कितनी होगी, बोलो 20,000। सर चलो एक रेंज ले लेते हैं 15 से 25,000। ऑल आर एग्रीड इसी रेंज में होगी या कोई डिसएग्रीड है इससे, नहीं सर ऑल आर एग्रीड है। चलो बेटा अब ध्यान से सुनना, आपने बोला सैलरी 15 से 25,000, आपका यह जवाब गलत है। मैं बात कर रहा हूं बेटा स्पेशली किस कंपनी की, होंडा की। होंडा के अंदर जो वर्कर एक्टिवा के बना रहा है, कार बना रहा है, या बाइक में प्रोडक्शन में लगा हुआ है मैकेनिक, उसकी सैलरी बेटा ध्यान से देखना, 70 से 90,000, 70 से 90,000। मन में आया सर सीएम में छोड़ो, सर होंडा में कोई जुगाड़ लगाओ, हम भी मैकेनिक बन जाएंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य डिग्री लेना नहीं है, हमारा उद्देश्य क्या है बेटा, पैसा कमाना। हम सीएम में क्यों कर रहे हैं बेटा, कोई है जो बोले कि सर मैं सीएम में बनने के बाद चैरिटी करूंगा, नहीं, हम सबका ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसा कमाना। जब पैसा बिना डिग्री के मिल रहा हो तो फिर डिग्री कौन लेगा। तो होंडा कंपनी अपने वर्कर को बेटा आज की डेट पे ये पे कर रही है, ये आज की डेट में पेमेंट हो रही है 70 to 90,000 पर मंथ। मन बदल रहा है सर, रहने दो, पता लगे हम होंडा में अप्लाई कर रहे हैं। चलो बेटा अब माइंड में ना एक बात सर डाइजेस्ट नहीं हो रही हमारे पेट में, ये सैलरी सच में इतनी है, ये तो गारंटी है बेटा, हाँ सच में इतनी है। अब जरा ध्यान से सुनना, ये सैलरी यहां तक पहुंची कैसे, ये सैलरी यहां तक पहुंची कैसे। आप मुझे बताना बेटा, आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई सोसाइटी में कोई पर्सन क्या मैकेनिक बनने का कोर्स कर रहा है, या ही इज इंटरेस्टेड टू मेक अ मैकेनिक, बोलो कोई नहीं बनना चाहता आज। तो इसका मतलब आज मैकेनिक मार्केट में क्या है बेटा, शॉर्ट सप्लाई में है, शॉर्ट सप्लाई में है, ढूंढने से भी आसानी से नहीं मिलते। होंडा कंपनी की यूनियन को, लेबर यूनियन को यह बात समझ में आ गई कि मार्केट में लेबर क्या है, जो हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं मैकेनिक, ये लेबर क्या है, शॉर्ट सप्लाई में। तो लेबर ने ना, लेबर यूनियन ने एक मीटिंग बुलाई, मीटिंग में सारे आए और सबको बोला तुम्हारी सैलरी ये है ना, तुम्हारी सैलरी यहां हो जाएगी, एक काम करना है। सबने बोला भाई क्या करना है, जल्दी बता, 25,000 तक मिल रहा है, यहां कितने हैं, 70 से 90,000, क्या करना है। तो उन्होंने कहा एक रेजिग्नेशन लेटर तैयार करो और कल सुबह हम मैनेजमेंट के सामने रेजिग्नेशन लेटर रख देंगे, सारे लोग बोलेंगे सैलरी या तो यहां बढ़ाओ, नहीं तो रेजिग्नेशन लेटर क्या करो, एक्सेप्ट करो। अब इस होंडा कंपनी में आज की डेट में बेटा 4,000 एम्प्लॉई हैं, और ये मैं बात कर रहा हूं सिर्फ किसकी, एक्टिवा और बाइक प्लांट की, कार की नहीं है, वो अलग सेक्शन है। सिर्फ मानेसर में जो प्लांट है, दूसरा प्लांट बेंगलोर में भी है, उसकी नहीं, सिर्फ मानेसर प्लांट की बात कर रहा हूं, 4,000 एम्प्लॉई हैं। अब 4,000 एम्प्लॉई ने रेजिग्नेशन लेटर तैयार करा, जाकर अगले दिन कहां रख दिया, मैनेजमेंट के सामने, और एक डिमांड रख दी, या तो सैलरी कहां करो 70 to 90,000, अदरवाइज रेजिग्नेशन क्या करो, एक्सेप्ट। अब मैनेजमेंट हिल गया, अगर वो रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट कर ले 4,000 एम्प्लॉई आज ही निकल जाएंगे। अब वो 4,000 एम्प्लॉई जो छोड़ के गए, उनकी जगह पर नए 4,000 एम्प्लॉई लाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर तो ऑलरेडी क्या है, वर्कर शॉर्ट सप्लाई में।
लेबर यूनियन ने भी देख के गेम खेली ना। लेबर यूनियन को भी पता है कि मैनेजमेंट इतना तो रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैनेजमेंट भी हिल गया भाई साहब, 4,000 इंप्लॉई का रेजिग्नेशन लेटर। अब मैनेजमेंट के पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो रेजिग्नेशन लेटर क्या करे, एक्सेप्ट, या फिर क्या करे, सैलरी बढ़ा दे। अब मैनेजमेंट सोच रहा है 4,000 इंप्लॉई के रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट करें तो सारे वर्कर चले जाएंगे, नए वर्कर पता नहीं कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तब तक तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, लॉस में जाएगी कंपनी, पता लगे कंपनी क्या हो गई, बंद। और मैनेजमेंट में आप लोग भी थे, आपको अब डर लग रहा है कि अगर कहीं कंपनी बंद हुई तो हमारी भी जॉब बंद, हमारा घर का खर्चा पानी कहाँ से चलेगा। तो मैनेजमेंट क्या हो गया, शॉक्ड रह गया एकदम, ये करा क्या इन्होंने। मैनेजमेंट आप सभी सीएम में गए, बात करी कि चलो भाई कुछ नेगोशिएट कर लेते हैं। आप सोच रहे थे चलो 25 से 50,000 तक की रेंज में आ जाएं, 25 तक दे रहे हैं, अब 35 से 50 की रेंज में आ जाएंगे। आप नेगोशिएट करने गए और आपको वो मैकेनिक 10वीं पास लोगों ने कहा ओ सीएम में चल चल भाग यहाँ से, हम ना सुन रहे तेरी बात, ये चाहिए, दे रहा है तो बता, नहीं तो रेजिग्नेशन लेटर क्या कर, एक्सेप्ट कर। वो आपकी एक बात भी सुनने को तैयार नहीं। गुस्सा तो आ रहा है, कल तक सारा कहना मान रहे थे, आज नोटंकी दिखा रहे हैं, नखरा दिखा रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, बट क्या करें, सिचुएशन ऐसी है। तो अब बताओ बेटा आप क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे या बढ़ाओगे। बढ़ाना पड़ेगा कंपनी को, मजबूरी है, नहीं तो कंपनी बंद हो जाएगी। कंपनी ने इनकी सैलरी बढ़ा दी, यहाँ पे सैलरी बढ़ा दी। अब आप सीएम में की बेइज्जती तो हुई थी, आपकी बात सुनी नहीं थी, अब आपकी खोपड़ी घूमी हुई थी कि बेटा तेरे से बदला तो लेकर ही रहेंगे। अब खोपड़ी घूमी हुई थी तो उल्टी खोपड़ी से और अच्छे विचार आ गए। आपके मन में आया कि ये नोटंकी जो इन्होंने आज करी है 3 महीने बाद फिर कर दें, और बोले अब सैलरी 1.5 से 2 लाख के बीच में चाहिए। फिर अगले 3 महीने बाद बोले सीएम में तेरे से भी ज्यादा चाहिए। ये नोटंकी तो करते रहेंगे, तो इसका परमानेंट क्या करना पड़ेगा, इलाज ढूंढना पड़ेगा, परमानेंट इलाज ढूंढना पड़ेगा। उल्टी खोपड़ी में बहुत सारी बातें आ गई, अब इलाज ढूंढना है। इलाज करे तो करे क्या, इलाज तो एक ही था कि ये 4,000 वर्कर जिस दिन रिजाइन डाल देते ना, काश उस टाइम बैकअप में हमारे पास वर्कर होते तो इनका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट कर लेते। बोलो यस और नो। अब आपने क्या करा, बैकअप तैयार करना शुरू करा। आपने कहा स्किल्ड वर्कर और ढूंढो, और ढूंढ के लाओ, बाजार से बैकअप में रख लो, फिर देखते हैं कौन नौटंकी करेगा। लेकिन आप स्किल्ड वर्कर बाजार में ढूंढने गए, वो तो मिलेंगे ही नहीं। क्या है, शॉर्ट सप्लाई में। आपका वो प्लान भी क्या हो गया, फेल हो गया। फिर आपका माइंड घूमा कि यार ये तो प्रॉब्लम कभी भी दोबारा आ सकती है, दोबारा कहेंगे सैलरी बढ़ाओ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चलो स्किल्ड वर्कर नहीं मिल रहे ना, फिर खोपड़ी खूब घूमी, फिर एक विचार निकल के आया अंदर से कि एक काम करते हैं, अनस्किल्ड वर्कर उठा के लाते हैं, ये आसानी से मिल जाएंगे। गली गली के अंदर मोहल्ले में जो मैकेनिक की दुकानें हैं ना, कुछ मैकेनिक को उठाओ और कुछ उनके जो छोटू लेबर काम कर रही है ना, उनको उठा लो। अब देखो, गली गली के मैकेनिकों के पास गए, उन्हें बोला कंपनी में काम करो, आपको पैसे भी अच्छे मिलेंगे और एक रेप्यूटेड जॉब भी होगी, आप कंपनी में काम करते हो। कुछ मैकेनिक तो मान गए, छोटू तो उनके सारे ही मान जाएंगे, उठा के ले आए। दूसरा एक इंस्टीट्यूशन होता है बेटा आईटीआई। आईटीआई मैकेनिक के कोर्स करवाता है, और आईटीआई में जाने के लिए 10th पास रिक्वायरमेंट है, तो वहां से भी कुछ वर्कर मिल गए। इन सबको इकट्ठा करा, सेमी स्किल्ड को, ये मिल गए बहुत सारे, इन्हें कंपनी में लेकर आ गए और उन्हीं स्किल्ड को बोला इनको क्या करो, काम सिखाओ। अब जब 2-3 महीने में काम सीख जाएंगे, उसके बाद ये बोल के देखे कि सैलरी बढ़ाओ, फिर बताते हैं इनको। तो आपने क्या करा, दिमाग यूज करके क्या उठा के लाके लेके आए, अनस्किल्ड वर्कर। तो अनस्किल्ड वर्कर कंपनी के पहला केस क्यों रखा, ताकि ये स्किल्ड वर्कर जो अनड्यू एडवांटेज उठा रहे थे ना सैलरी का, इसे बंद करो। तो पहला मेन रीजन होता है अनस्किल्ड वर्कर के आने से क्या हो गया, स्किल्ड वर्कर जो नोटंकी दिखा रहे थे, कभी आते थे, कभी छुट्टी मार जाते थे, कभी सैलरी बढ़ाओ, कभी ये करो, सारी नोटंकी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। दूसरा रीजन, दूसरा बड़ा रीजन बेटा,
बेटा ध्यान से सुनना, दूसरा बड़ा रीजन, अब अनस्किल्ड वर्कर अगर कंपनी में नहीं है, मान लो इन्होंने नोटंकी बंद भी कर दी, ये कोई नोटंकी नहीं करते, कह रहे हम इसमें खुश हैं, अब हम कोई नोटंकी नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आप मुझे बताओ, क्या बेटा सारे वर्कर जितने ईयर बिगिनिंग पे हैं, क्या सारे वर्कर एंड में भी होंगे? कुछ वर्कर का क्या होगा, रिटायरमेंट एज आ जाएगा, कुछ को बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, छोड़ के चले जाएंगे, कुछ को कंपनी निकाल देगी। तो बेटा ऐसी वजह से, इन सारे रीजन से जो वैकेंसीज क्रिएट होगी, मान लो 15 वैकेंसी, अब इन 15 वैकेंसी को फिल करने में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि स्किल्ड वर्कर जा रहे हैं और उसकी जगह पर नए स्किल्ड वर्कर लाने हैं, बाजार में है ही नहीं। तो अगर अनस्किल्ड है तो बेटा अगर कोई स्किल्ड वर्कर जाता है तो अनस्किल्ड को थोड़ा सा ट्रेनिंग देकर उसकी जगह पर अपॉइंट कर देंगे। अब ध्यान से सोचो मैंने क्या बोला, ये 15 वैकेंसी क्रिएट हुई, मान लो बेटा कब, 1 जून को। अगर अनस्किल्ड वर्कर नहीं है, कंपनी इसे फिलअप करने जाएगी, हो सकता है 1 महीना लग जाए, हो सकता है 2 मंथ लग जाए, बोलो यस और नो। अगर 1 महीना लगा तो एक बात बताओ, ये 15 वर्कर का प्रोडक्शन का लॉस हुआ नहीं हुआ? हुआ। और ये सोचो जितना प्रोडक्शन हम कम करेंगे, कॉम्पिटिटर के मजे लग जाएंगे, कस्टमर को तो प्रोडक्ट चाहिए, हम नहीं बेचेंगे, कॉम्पिटिटर बेचेगा। और हमारे वो कस्टमर जो हमारा प्रोडक्ट लेना चाहते थे, लेकिन इन लेबर की वजह से छोड़कर जो चली गई, हम प्रोड्यूस नहीं कर पाए, वो मजबूर हो गए कॉम्पिटिटर का लेने में, हो सकता है कभी लौट कर वो दोबारा हमारे पास ना आए। तो कंपनी तो बेटा 1 दिन का भी प्रोडक्शन लॉस नहीं होने देती, इसलिए उसने एक जुगाड़ निकाला कि क्या करो, अनस्किल्ड वर्कर को अपने पास रखो, क्योंकि जब तक ये जाएंगे कुछ ना कुछ तो ये सीख गया होगा, और कुछ इसका फटाफट और ट्रेनिंग इसको देकर इनकी जगह पर अपॉइंट करेंगे, जिससे प्रोडक्शन स्टॉप ना हो। तो बेटा अनस्किल्ड को अपॉइंट करने के पीछे 2 बड़े फायदे दिखाई दिए। पहला, अनड्यू एडवांटेज जो ले रहे थे सैलरी का, वो खत्म। दूसरा, जो इंटरनल वैकेंसी क्रिएट हो रही थी, कैजुअल वैकेंसी, वो भी इजीली फिलअप होगी, जिससे प्रोडक्शन का लॉस नहीं होगा, प्रोडक्शन का लॉस नहीं हुआ तो प्रॉफिट का लॉस भी नहीं होगा। दीज आर द मेन रीजन टू अपॉइंट दी अनस्किल्ड वर्कर इन दी कंपनी। तो क्या हो गया, अगर जिस दिन, चलो बेटा जो मेन हमारा मुद्दा था कि सर ये अनस्किल्ड वर्कर कंपनी क्यों रखती है, आज जाकर समझ में आया कि इसके रखने का बेनिफिट क्या है बेटा, अनड्यू एडवांटेज ना ले सके कोई, और साथ साथ जो कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो रही है उसका इजीली फिलअप हो सके, जिससे प्रोडक्शन का लॉस ना हो, अल्टीमेटली प्रॉफिट का भी लॉस ना हो। इसलिए हर कंपनी में स्किल्ड के साथ कौन होता है बेटा, अनस्किल्ड वर्कर। तो बेटा आप मुझे बताओ, कंपनी को इन दोनों वर्कर को मेंटेन करना जरूरी है या नहीं है? कंपनी को तो दोनों ही जरूरी है। जो कंपनी इन्हें मेंटेन कर रही है सिर्फ, तो उसको क्या होगा, अनड्यू एडवांटेज का खतरा, कैजुअल वैकेंसी फिलअप का खतरा। और जो सिर्फ इसको मेंटेन कर रही है, तो फिर प्रोडक्शन कौन करेगा और इन्हें सिखाएगा कौन? तो कंपनी को तो दोनों ही वर्कर को क्या करना है, मेंटेन करना है बेटा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? सैलरी ऑलरेडी ले तो रहे हैं। हाँ, अच्छा अब देखो ये कितनी अच्छी बच्ची है हमारी, ये कह रही है कि सर ये 70 to 90,000 तब तक ले रहे थे जब तक ये नहीं थे, अब ये आ गए हैं ना, तो इनको अब हम धमकी देंगे कि सैलरी यहाँ लेके आओ, नहीं तो भागो यहाँ से। बेटा एक बात बताओ, आप जिस कंपनी में गए, मान लो ये स्किल्ड वर्कर मैं हूँ, ये सारा गड़बड़ घोटाला सैलरी बढ़ाने का मैंने किया है, अब आप आ गए मेरे पास ट्रेनिंग पे, तो क्या एक बात बताओ, आप मेरे से ट्रेनिंग पीरियड के अंदर इतना घुल मिल जाओगे कि आप मेरी सैलरी नहीं मुझसे पूछोगे? और मैंने अपनी सैलरी बता दी इस कंपनी में कितनी है, 70 to 90,000, और अब आपको मैनेजमेंट कह रहा है हम आपको ना परमानेंट कर देते हैं, 25,000 ले लो, मानोगे तुम? पहले तो तुम ही नहीं मानोगे, मेरे पे तो बाद में आएगी। कैसी बात कर दी बेटा। अगर कल को ये गई भी ना छोड़ के ये स्किल किसी भी रीजन से, तो आप भी कहोगे ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, इतना ही चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए। ठीक है बेटा।
आइए बेटा, अब देखो, हमें ये सारा डिस्कशन मैंने क्यों करा बेटा, सिर्फ इसे पढ़ाने के लिए, क्योंकि इसका इसका बेटा डिस्कशन में वेजिस के अंदर स्किल्ड भी होगा और अनस्किल्ड भी होगा। ये सारा इसलिए डिस्कशन कर रहा हूं, वो यहां हेल्प करेगा। अब बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, चाहे वो स्किल्ड वर्कर हो चाहे वो अनस्किल्ड वर्कर हो, कंपनी में काम कर रहा है तो काम करने के बाद एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो क्या मांगेगा, वेजिस मांगेगा। अब हमें वेजिस पे करने हैं, चाहे वो स्किल्ड है चाहे वो अनस्किल्ड है। कोई भी वर्कर आया और बोला, या मान लो दोनों ही आ गए, एक स्किल्ड आ गया एक अनस्किल्ड आ गए, बोला हमारे को क्या चाहिए, वेजिस। अब हमें वेजिस देने हैं तो पहले इनके वेजिस क्या करने पड़ेंगे बेटा, कंप्यूट करने पड़ेंगे। बेटा ये कंप्यूट करने के कितने मेथड हो सकते हैं, दो मेथड। ध्यान से सुनना सारे बच्चे, दो मेथड बेटा। पहला इन दोनों भाई साहब से बोलेंगे कि जितना आपने काम करा है, वर्क करा है, उसका पैसा ले लो। एक तरीका तो है वर्क बेस, जितना काम करा है उसका पैसा ले लो। दूसरा, चलो वर्क बेस नहीं लेना तो भाई साहब आपने जितना कीमती समय हमें दिया है, अपने टाइम का पैसा ले लो। तो ये दो तरीके हैं इनको पे करने के, एक टाइम बेस और दूसरा वर्क बेस। यहां तक समझ में आया? चलो बेटा अब लिखना स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ वेजेस, दो पार्ट कर लेना बेटा इसकी। लिखो वेजेस में बी पेड, wages may be paid to the worker on work basis. wages may be paid to the worker on work basis, और यहां पे आ जाएगा बेटा wages may be paid to the worker wages may be paid to the worker on time basis। दो मेथड है बेटा, आप वर्क बेस पेमेंट भी कर सकते हो और टाइम बेस भी। चलो बेटा अब आप मुझे बताओ बेटा, ये वर्क बेस पेमेंट कौन प्रेफर करेगा, स्किल्ड या अनस्किल्ड? कौन करेगा? स्किल्ड वर्कर। क्यों? स्किल्ड तो एक्सपर्ट है, वो तो कहेगा वर्क बेसिस के ऊपर दे दो, क्यों, मैं ज्यादा से ज्यादा बनाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊंगा। तो बेटा स्किल्ड क्या मांगेगा, वर्क बेस। अब जरा अनस्किल्ड की सोचो, क्या वो वर्क बेस मांगेगा? उसे वर्क करना तो आता ही नहीं है। पता लगा दिन भर में जो वर्क करा है उसका उसका वेजिस बन रहा है कितने, 100 रुपए, और आने जाने का किराया भाड़ा ही उसका 200-300 रुपए है। क्या वो मांगेगा वर्क बेस? वो किससे मांगेगा? टाइम बेस से। तो बेटा वर्क बेस पेमेंट कौन प्रेफर कर रहा है? स्किल्ड। टाइम बेस पेमेंट कौन प्रेफर करता है? अनस्किल्ड वर्कर। लिखिए बेटा, वर्क बेस पेमेंट work based payment are preferred by skilled worker। और यहां पर हमने लिखा बेटा टाइम बेस्ड पेमेंट are preferred by unskilled worker। बाय अनस्किल्ड वर्कर। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी बेटा? नहीं सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है सर, सब समझ में आ रहा है।
चलो बेटा, अब नेक्स्ट पॉइंट के लिए समझना। नेक्स्ट पॉइंट के लिए बेटा यहां पे देखो स्क्रीन पे, ये दो वर्कर हैं बेटा, ये है डायरेक्ट वर्कर, डायरेक्ट तो दोनों ही है, स्किल्ड और एक अनस्किल्ड। ये है स्किल्ड और इसी का एक दोस्त है बेटा, और ये अभी क्या है बेटा, अनस्किल्ड है। ये दोनों एक कंपनी में काम कर रहे हैं, एबीसी लिमिटेड में, और एबीसी लिमिटेड ने बेटा दोनों को अपॉइंटमेंट के टाइम ही बता दिया था कि आप दोनों को पेमेंट करेंगे हम, मान लो टाइम बेसिस के ऊपर। दोनों को बोला गया हम आपको पेमेंट करेंगे टाइम बेसिस के ऊपर। अब बेटा मान लो एक दिन में 8 घंटे 8 आवर काम किया स्किल्ड ने और 8 आवर काम किया अनस्किल्ड ने। ये स्किल्ड है, मान लो इसने कितनी बना दी, 100 यूनिट, और ये अनस्किल्ड है, पूरे दिन भर में कितना बना पाया, 10 यूनिट। अब बेटा डे एंड पे जब इनका हम वेजेस निकालेंगे, मान लो इनका अपॉइंटमेंट किया गया था बेटा, इनका अपॉइंटमेंट था किस बेसिस पे, टाइम बेसिस पे, और कंपनी ने अपॉइंटमेंट के टाइम ही बता दिया था कि हम आपको पेमेंट करेंगे रेट पर आवर के हिसाब से। जो आपका पेमेंट होगा, मान लो वो पेमेंट होगा आपको कितना, 100 रुपये पर आवर। हम पेमेंट करेंगे किससे बेटा, 100 रुपये पर आवर से। अब ध्यान से देखो, जब डे एंड हुआ, ये दोनों गए कहाँ पे, मैनेजर के पास, और बोले लाओ आज के वेजेस दे दो। तो मैनेजर ने देखा इस स्किल ने कितना काम कराए, 8 घंटे, रेट कितना था, 100 रुपये, तो 8 घंटे का इसको कैलकुलेट करके पैसा कितना दिया, 800। जब ये गया अनस्किल्ड, देखा इसने भी कितना काम करा, किस रेट से मिलेगा, 100 रुपये के हिसाब से, इसको भी दे दिया कितना, 800 रुपये। अब जब दोनों को 800 मिला ना, इसको बुरा लगा, देख रहे हो आंखें बड़ी बड़ी हो गई, गुस्से में आ गया। इसे बुरा लगा कि भाई साहब मैंने इतनी मेहनत करके क्या करा है, 8 घंटे में 100 यूनिट बनाई, और ये भाई साहब तो मजे मजे से 10 यूनिट बना के लाया है, पैसा दोनों को क्या मिल रहा है, बराबर। अब ये गुस्से से मैनेजर को बोला, भाई साहब 8 घंटे में ना 100 यूनिट बनाई है मैंने, और इसने 8 घंटे में 10 यूनिट, मैंने इससे 10 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन करा है, तो एक काम करो 10 गुना ज़्यादा पेमेंट करो, मुझे कितना दो, 8,000। क्या मिलेगा, बोलो, मिलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों को पहले ही बोल दिया था, रखा किस पे है, टाइम बेसिस पे। और जितना टाइम आप काम करोगे, जितना टाइम आप कंपनी को दोगे, पर आवर पहले ही बता दिया था कितना देंगे, 100 रुपये। तो अब आपको भी कितना मिलेगा, 800, इसको भी कितना मिलेगा, 800। तो अब ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं बेटा। जब टाइम बेस के ऊपर पेमेंट करते हैं ना बेटा, टाइम बेस के ऊपर पेमेंट जब की जाती है, तो बेटा वर्कर ने कितना वर्क करा है, वर्कर ने कितना वर्क करा है उसे कंसिडर नहीं करते हैं। तो अंडर टाइम बेस्ड पेमेंट वर्क डन बाय वर्कर इज नॉट कंसिडर्ड। टाइम बेस्ड पेमेंट क्या कहता है, सिर्फ ये देखो कि वर्कर ने कितना टाइम कंपनी को दिया, कितना टाइम कंपनी में स्पेंड करा, सिर्फ वो देखो, उसने कितना आउटपुट प्रोड्यूस करा, आपको ये चेक नहीं करना। तो टाइम बेस्ड पेमेंट में क्या होगा बेटा, जो वर्कर ने प्रोड्यूस करी है यूनिट, उसे कंसिडर नहीं करेंगे। ये बात समझ में आती है, लिखिए इस बात को पहले, टाइम बेस में लिखना, अंडर टाइम बेस्ड पेमेंट वर्क डन बाय वर्कर
आर नॉट कंसिडर्ड। बोलो, इस पॉइंट से सभी बच्चे एग्री करते हो? अंडर टाइम बेस्ड पेमेंट वर्क डन बाय वर्कर आर नॉट कंसिडर्ड। क्लियर? आइए बेटा, अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा घुमाते हैं। चलो बेटा, एबीसी लिमिटेड ने 2 वर्कर को अपॉइंट करा और अपॉइंटमेंट हुआ इस बार बेटा मान लो वर्क बेसिस पे। अपॉइंटमेंट कराए वर्क बेसिस, और इन्हें बोला गया कि आप जितना यूनिट बनाओगे हम आपको रेट पर यूनिट दे रहे हैं, हम आपको पेमेंट करेंगे कितना, 10 रुपए पर यूनिट। इस बार दोनों को अपॉइंटमेंट के टाइम पे बता दिया कि आप जितना प्रोड्यूस करके लाओगे, जितना वर्क करोगे, 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से क्या होगा, पेमेंट करेंगे। अब ये दोनों ने बेटा, ये दोनों ने 8-8 घंटे काम करा, दोनों ने 8-8 घंटे काम करा बेटा। अब इस 8 घंटे में इसने तो कितनी बना दी, 100 यूनिट, और इसने कितनी बनाई, 10 यूनिट। तो डे एंड पे बेटा, डे एंड पे इनके हमने क्या निकाले, वेजेस। ये 100 यूनिट बना के लाया, 10 रुपए के हिसाब से इसको कितना पे कर दिया, 1000। ये 10 यूनिट बना के लाया 10 रुपए के हिसाब से 100 रुपए। अब जैसे ही 100 रुपए इसको दिए ना, ये भाई साहब ये तो खुश हो गया, ये भाई साहब तो खुश है। ये भाई साहब गुस्से में आ गया, इसकी आंखें लाल हो गई, बड़ी बड़ी आंखें कर ली इसने, ये गुस्से में आ गया। ये बोला मैनेजर से, मैनेजर साहब ये स्किल्ड वर्कर, इसने भी कितने आर मेहनत करी है, कितने आर काम करा कंपनी में, 8 घंटे। आपने इसको कितना दे दिया, और मैंने भी 8 घंटे काम करा, मुझे कितना दे रहे हो, एक काम करो मुझे भी 1000 दो। क्या मैनेजर देगा, बोलो देगा? क्यों? क्योंकि यहां अपॉइंटमेंट किस पे हुआ है, वर्क बेस। तो वर्क बेस पेमेंट के अंदर बेटा टाइम टेकन बाय वर्कर इज नॉट कंसीडर्ड, ओनली कंसीडर क्या करेंगे, प्रोडक्शन यूनिट। तो बेटा याद रखना, टाइम बेस के अंदर पेमेंट कर रहे हो तो वर्क को कंसीडर नहीं करना, वर्क बेस पेमेंट पे जा रहे हो तो टाइम को कंसीडर नहीं करना। बोलो बात समझ में आती है? लिखिए, अंडर वर्क बेस्ड पेमेंट, अंडर वर्क बेस्ड पेमेंट टाइम टेकन बाय वर्कर आर नॉट कंसीडर्ड, आर नॉट कंसीडर्ड। बोलो यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? चलो बेटा, यहां तक तो हमने पढ़ लिया। अब ध्यान से देखना मेरी कुछ बातें बेटा। मान लो ये एबीसी लिमिटेड के मैनेजमेंट आप हो बेटा, आप सभी, ओ भाई साहब पॉलिटिकल पार्टिकल, आप सभी, ठीक है, आप सभी लोग क्या हो, इस कंपनी के मैनेजमेंट हो। अब आपसे मेरा एक सिंपल सा छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, कंपनी के अंदर जो पॉलिसी बनती है वो पॉलिसी सभी वर्कर के लिए सेम होती है या नहीं होती? चलो और अच्छे से डिटेल में क्वेश्चन बताता हूं। कंपनी के अंदर जो पॉलिसी बनती है
एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ वर्कर के लिए सेम होती है या नहीं होती? सेम होती है। यहां पे हमारे पास वर्कर की दो कैटेगरी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट पिक्चर से बाहर हो चुके हैं, तो अब हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी की बात कर रहे हैं, किसकी? डायरेक्ट वर्कर की। तो कंपनी बेटा, आप मैनेजमेंट जो भी पॉलिसी बनाओगे वो सभी डायरेक्ट वर्कर के लिए सेम होगी या किसी के लिए अलग होगी, किसी के लिए अलग होगी? सर सबके लिए क्या होगी? सेम होगी। ऑल आर एग्रीड? अब बेटा आपको, आपके पास एक मैटर आ रहा है और उस मैटर के ऊपर आप अपना अपना कीमती जवाब देना। वर्ड मैंने क्या लगाया? कीमती जवाब। सोच समझ के देना, मतलब वैल्यूएबल आंसर है आपका। अब आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि आपको जो भी पॉलिसी बनानी है वो दोनों के लिए क्या होगी? सेम होगी। मींस वो स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर के लिए क्या होगी? सेम होगी, बिकॉज बोथ आर दी पार्ट ऑफ डायरेक्ट वर्कर है। तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए जो हम पॉलिसी बनाते हैं वो क्या होती है बेटा? यूनिफॉर्म होती है, सेम होती है। अब ध्यान से देखो मेरा क्वेश्चन, आपको पॉलिसी बनानी है रिगार्डिंग किसके बेटा? वेजेस। वेजेस के लिए पॉलिसी बनानी है, मतलब आपको अनाउंसमेंट करना है कि कंपनी सभी वर्कर को पेमेंट करेगी आइदर वर्क बेस और टाइम बेस। और पॉलिसी ऐसे बनाना कि ये दोनों वर्कर, ये हमारे दोनों प्यारे प्यारे वर्कर क्या हो जाए बेटा? एग्रीड हो जाए, सेटिस्फाइड रहे, भागने नहीं चाहिए, इन्हें मेंटेन करना है। क्योंकि ये डिसबैलेंस हुआ तो कंपनी डिसबैलेंस्ड हो जाएगी। रीजन मैंने आपको समझा दिया था। अनस्किल्ड चले गए तो ये अनड्यू एडवांटेज उठाएंगे, और ये चला गया तो प्रोडक्शन कौन करेगा और अनस्किल्ड को सिखाएगा कौन? तो बेटा तराजू क्या होना चाहिए? बैलेंस्ड होना चाहिए। तो बेटा आपके सामने एक मैटर आ गया कि आपको पॉलिसी बनानी है रिगार्डिंग द वेजेस। नाउ यू हैव टू डिसाइड वेदर द पॉलिसी विल बी फ्रेम्ड बाय यू बेस्ड ऑन वर्क बेस और टाइम बेस। आपको बनानी है। अब आप चूज करो बेटा कि वो पॉलिसी आप वर्क बेस पे बनाओगे या टाइम बेस पे। जरा सोच लो, विचार लो, तब अपना वैल्यूएबल आंसर करना। अपना कीमती जवाब तब देना जब पहले सोच विचार थोड़ा सा कर लो। सोच लिया सभी ने? चलो बेटा आपसे स्टार्ट करते हैं। वर्क बेस। दो मैंने तो आपको बता दिया है, कैसे बनाओगे मुझे बता दो। आप मैनेजमेंट जो बोलोगे मान लेंगे। दोनों कैसे? भाई साहब आपको पॉलिसी बनानी है, दोनों को सेटिस्फाइड करना है, दो रास्ते हैं, आप बता दीजिए कैसे बनाओगे। तो ये पार्टीशन नहीं हो जाएगा। पॉलिसी तो दोनों ही किसका पार्ट है बेटा? डायरेक्ट वर्कर है। डायरेक्ट में दोनों, चाहे स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड हो। हाँ जी। अब दिक्कत, सर वर्क पे जाते हैं तो ये टाइम पे चाहते हैं, ये भाग जाएंगे। और अगर अगर हम टाइम पे जाते हैं तो ये भाग जाएंगे। क्यों? दोनों को इक्वल मिल रहा है। कहीं मेहनत हम करें, कमाइए, तो दिक्कत है। क्या करें? हाँ जी सर जी। तो वो पार्शलिटी नहीं होगी? उन बेचारे को काम करना नहीं आता, तो लेवल लगा रहा है यूनिट का, उनसे तो अचीव होगा ही नहीं, तो वो पार्शलिटी नहीं है। कैसी कैसी सोच विचार कर रहा है, गलत रास्ते जाएगा। आ जाओ बेटा। हाँ ये भाई बताएगा, दोनों कह रहा था। बेटा साइड में। हाँ आप क्या नाम है बेटा? पीयूष जी बताएंगे हमारे। मैं तो एक इसी कंपनी का ले रहा हूँ, आप इस कंपनी के मैनेजर हो, कैसे बनाओगे बोलो? सर मैं रिजाइन करके दूसरी कंपनी में चला जाऊंगा, कहूंगा आप प्रोडक्ट बना रहे हो अच्छी नहीं है कंपनी में, जा रहा हूं। अब ध्यान से देखना बेटा, आ जाओ। अब देखो मैं अपनी एफिशिएंसी निकालता हूं, ध्यान से देखना। मैंने क्या करा, मैं आप बेचारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे फंस गए, आपको याद आ गई गुरुजी की, चलो गुरुजी से मदद लें। मैं आपकी हेल्प के लिए कंपनी में आया। मैंने आपको बोला एक काम करो, सारे वर्कर को ना कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाओ,
सारे वर्कर कॉन्फ्रेंस हॉल में आए, मैंने बोला स्किल्ड एक तरफ बैठ जाओ, अनस्किल्ड एक तरफ बैठ जाओ, अलग अलग बिठा दिया। अब पॉलिसी अनाउंस करने का टाइम आया तो मैंने जाकर वहां बोला, हम कंपनी ने ये डिसाइड करा है कि हम आप सभी को पेमेंट करेंगे ऑन वर्क बेसिस। पहले तो बेटा स्किल्ड को रोकना है, क्योंकि अगर वो चले गए तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बंद, और अनस्किल्ड को सिखाएगा कौन। तो मैंने वहां पे जवाब क्या दिया, मैंने जाकर बोला कि हमने पॉलिसी बनाई है और कंपनी कह रही है कि आप सभी को पेमेंट मिलेगा ऑन वर्क बेस। तो वर्क बेस सुनते ही खुश कौन हो गया, स्किल्ड, और अनस्किल्ड वालों की आंखों से आंसू आने लगे। तो हमने बोला भाई साहब रुकिए, आंसू मत निकालिए, अभी हमने पॉलिसी कंप्लीट नहीं करी है। अभी तो हमने पॉलिसी का एक पार्ट बोला कि हम आपका वेजेस कैलकुलेट करेंगे ऑन वर्क बेसिस, लेकिन कंपनी आपको गारंटी दे रही है अगर किसी वर्कर का वर्क बेस के अंदर वेजेस टाइम बेस से कम आ रहा है तो कंपनी फिर आपको टाइम बेस पेमेंट देगी। हमने क्या बोल दिया, हमने क्या बोला, पहला क्या बोला कि कंपनी आपको पेमेंट करेगी किससे, वर्क बेस से। फिर हमने बोला कि कंपनी गारंटी भी दे रही है कि अगर आपका ये वर्क बेस पेमेंट टाइम बेस से क्या आ गया कम, तो हम आपको क्या दे देंगे, टाइम बेस। अब जरा सोच के देखो, क्या स्किल्ड वर्कर का कभी भी वर्क बेस पेमेंट टाइम से कम हो सकता है, नहीं, वो तो ज्यादा ही होगा। और हमने गारंटी मैक्सिमम की दी है, मिनिमम की दी है, मिनिमम की दी है। हमने वो क्या बोला, ध्यान से सुनना मेरी पॉलिसी, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। मैंने अनाउंसमेंट करी कि कंपनी ने पॉलिसी बनाई है कि आप सभी को वेजेस मिलेगा ऑन वर्क बेसिस, बट कंपनी मिनिमम गारंटी भी दे रही है कि अगर आपका वर्क बेस पेमेंट टाइम बेस से कम है तो फिर आपको वर्क बेस ना मिलके क्या मिलेगा, टाइम बेस। तो मैंने गारंटी मिनिमम की दी है। अब स्किल्ड वर्कर, उनका तो बेटा ज्यादा अमाउंट किस में होगा, वर्क में, तो वो तो वही लेके जाएंगे ना, उनको तो टाइम बेस चाहिए नहीं। टाइम बेस कब अप्लाई हो रही है कंडीशन, जब आपका वर्क बेस पेमेंट टाइम बेस से कम हो, तब कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो उनके लिए तो ये क्लोज है ही नहीं, उनको तो किससे मिल गया, वर्क बेस से। और वो जो रो रहे थे अब वो खुश हो गए कि वर्क बेस से जो पेमेंट होगा वो टाइम से कम होगा, तो मिलेगा किससे, टाइम से। तो उन्हें टाइम से मिल गया, उनको वर्क से मिल गया, दोनों के दोनों खुश, दोनों के दोनों मेंटेन हो गए। तो हमें पॉलिसी कुछ इस तरीके से भी फ्रेम करनी पड़ सकती है बेटा। समझ में आ रहा है बेटा, लिखो इस बात को भी। इसी के नीचे लिख देना, लिखिए कंपनी में अडॉप्ट वर्क बेस्ड, आप चलो चेंज करो, मे को भी हटाओ, नॉर्मली लिखो, कंपनी नॉर्मली अडॉप्ट वर्क बेस्ड पेमेंट। Company normally adopt work-based payment with minimum guaranteed company normally adopt work-based payment with minimum guaranteed time-based payment, with minimum guaranteed time-based payment। तो कंपनी ने क्या बोला, हम नॉर्मली यानी फर्स्ट हम आपकी जो वेजेस है वो किससे निकालेंगे, वर्क बेस से। फिर हम आपका ये वर्क बेस कंपेयर करेंगे किससे, टाइम बेस से। अगर ये वर्क बेस कम हुआ तो गारंटी है आपको कितना मिलेगा, टाइम बेस। और अगर वर्क बेस ज्यादा हुआ तो गारंटी की कोई जरूरत ही नहीं है, ज्यादा वाला लेकर चले जाओ। तो पॉलिसी समझ में आई बेटा, कंपनी नॉर्मली अडॉप्ट वर्क बेस्ड पेमेंट विद मिनिमम गारंटेड टाइम बेस्ड पेमेंट।
अब इसी चीज का पॉलिसी का ही बेटा मैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, इसी पॉलिसी का मैथमेटिकली प्रेजेंटेशन। कंपनी क्या करेगी, अपनी जो पॉलिसी बनाई है इसमें किसी भी वर्कर का पहले वो वेजेस निकालेगी बेटा, वेजेस अंडर वर्क बेस्ड पेमेंट। सबसे पहले वो किससे कैलकुलेट करेगी, वर्क बेस्ड पेमेंट से। फिर वो क्या करेगी, वेजेस निकालेगी अंडर टाइम बेस्ड पेमेंट, और दोनों को क्या करेगी, कंपेयर। और पे कौन सा करेगी, जो भी हायर होगा। अब ध्यान से देखो, पहले राइटिंग से पहले देख लो। अनस्किल्ड वर्कर आया, अनस्किल्ड वर्कर, उसका वेजेस निकाला वर्क बेस्ड पेमेंट, मान लो निकल के आ रहा है 70 रुपये, गारंटी दी हुई है 200 रुपये पर डे, तो कौन सा मिलेगा, 200। यानी इन दोनों में जो क्या था बेटा, हायर, क्योंकि वर्क बेस कम है, मिनिमम गारंटी है कि टाइम बेस तो मिलेगा मिलेगा। तो यहां वर्क बेस में 70 था, लेकिन गारंटी है कि 200 तो मिलना ही मिलना है, तो फिर कौन सा मिलेगा, 200। अगर मैं बात करूं बेटा, ये तो हो गया किसकी, अनस्किल्ड की। स्किल्ड आया, उसका वर्क में निकाला 350 रुपये, और डेली की गारंटी कितनी है, 200, तो बेटा उसे कितना मिलेगा, 350। यानी यहां पर भी क्या हो गया, हायर। तो कोई भी केस हो, अनस्किल्ड हो स्किल्ड हो, इन दोनों को कंपेयर करोगे, जो भी हायर होगा वो उसको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन करने के लिए हम बेटा इस टेक्निक का फॉलो करेंगे, हम दोनों में उसका अर्निंग निकालेंगे, कंपेयर करके जो हायर है वो उसको पे कर देंगे। इस पॉलिसी का यही मीनिंग मैं आपको समझा रहा था बेटा। बोलो कोई दिक्कत परेशानी, बोलिए यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है किसी को। आइए बेटा एक क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 1। सपोज डेली वेज is ₹50. The piece rate wage is ₹2 per unit produced. The actual production by the worker, the actual production by the worker A 20 units, B 40 units, C 25 units. Find the wages find the wages payable if find the wages payable if piece rate wage if piece rate wage if piece rate wage with guaranteed time rate is offered. Time rate is offered. लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जितना समझ में आया बेटा उतने के बेस के ऊपर
इसे सॉल्व करके दिखाओ। आइए बेटा, आंसर देखो आपने दे दिया, बट एग्जाम में आंसर के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है। अब वो प्रेजेंटेशन कैसे होगी उसको भी देखो बेटा। सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ वेजेस, computation of wages payable to the workers, computation of wages payable to the workers। हमारे पास बेटा वर्कर हैं ए, बी और सी। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ए ने बनाया है 20 यूनिट्स, बी ने 40 यूनिट्स और सी ने 25 यूनिट्स। इनका रेट पर यूनिट इनको दिया था हमने यहाँ पे, रेट पर यूनिट कितना, 2 रुपये सभी के लिए। देखो पॉलिसी सेम है, कंपनी कह रही है कोई भी आकर प्रोडक्शन करे, चाहे वो स्किल्ड है चाहे अनस्किल्ड, रेट पर यूनिट कितना है, 2 रुपये है। तो हमने यहां से इनका निकाला वेजेस पेबल, वेजेस पेबल एज पर टाइम बेस्ड पेमेंट, सॉरी एज पर वर्क बेस्ड पेमेंट, एज पर वर्क बेस्ड पेमेंट। तो वर्क बेस में देखो बेटा, ए ने तो 20 यूनिट बनाया है, 2 रुपए के हिसाब से कितना बनता है 40। इसने 40 यूनिट बनाया 2 रुपए के हिसाब से 80। इसने तो 25 यूनिट बनाया 2 रुपए के हिसाब से 50। फिर हमने लिखा बेटा यहां पे वेजेस पेबल एज पर टाइम बेस्ड पेमेंट। अब टाइम बेस्ड पेमेंट तो सभी वर्कर के लिए क्या है बेटा, सेम है, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी क्या रहती है, सेम। फिर हमने यहां से लिखा वेजेस एक्चुअली पेबल टू दी वर्कर, वेजेस एक्चुअली या फिर फाइनली पेबल टू दी वर्कर्स। अब बेटा यहां पे देखो क्लॉज तो वही लगा हुआ था, फाइंड दी वेजेस पेबल इफ द पीस रेट वेज विद क्या है, गारंटी दी हुई है किसकी, टाइम रेट की बेटा। तो यहां पे गारंटी मिली हुई है किसकी बेटा, कि 50 से कम पेमेंट नहीं होगा। तो इसका वर्क बेस कितना है 40, लेकिन कंपनी ने गारंटी दी है 50 से कम नहीं पे करेगी, तो इसे कितना मिल जाएगा 50। इसका वर्क बेस 80। गारंटी कब थी बेटा, जब वर्क बेस पेमेंट टाइम बेस से क्या हो, कम हो। तो यहां पे तो गारंटी की जरूरत ही नहीं है, सीधा वर्क बेस से दे दो कितना 80। ये तो कह रहा है भाई साहब कैसे भी दे दो, वर्क बेस समझ के दे दो, टाइम बेस समझ के दे दो, मुझे तो मिलना कितना है 50 रुपये, तो इसे 50 दे देंगे। बोलो कोई दिक्कत परेशानी।